हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक सेक्शंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। लेकिन जब भी हम किसी चीज़ की ट्रेसिंग करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो चीज़ दिखती कैसी है। अगर हमें ये नहीं पता कि वो चीज़ दिखती कैसी है तो हम उसकी ट्रेसिंग कैसे करेंगे। हमें क्या करना है, ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक सेक्शन करना है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कॉनिक सेक्शन दिखता कैसा है। अब मैथ के अंदर दिखने का क्या मतलब है कि उसकी इक्वेशन कैसी होगी, उसका कैसा डायग्राम होगा। इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कि क्या होता है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन क्या होता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं। क्या लेते हैं हम, सबसे पहले एक फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं। क्या लेते हैं, एक फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं। फिक्स्ड पॉइंट को मैं क्या नाम देती हूँ, एस नाम दे देती हूँ। और क्या करती हूँ, एक फिक्स्ड लाइन लेती हूँ जिसको मैं क्या नाम दे देती हूँ, ए बी नाम दे देती हूँ। और क्या करती हूँ, एक और पॉइंट लेती हूँ यहाँ पे पी। और जो ये पॉइंट है इस तरीके से मूव करता है कि इसकी जो डिस्टेंस है एस से बी और इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस ए बी लाइन से वो कैसी रहती है, कांस्टेंट रेशियो में रहती है। इसका कहने का क्या मतलब है कि P की S से डिस्टेंस और P की AB से डिस्टेंस, यहाँ पर क्या नाम लिख लेते हैं, M लिख लेते हैं, PM, वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रेशियो में रहती है। अब कांस्टेंट रेशियो में रहने का क्या मतलब है, मैंने मान लिया कि पहले ये पॉइंट कहाँ पर था, P यहाँ पर पॉइंट था, उसकी S से दूरी कितनी थी, 2 थी, और इसकी इस M पॉइंट से दूरी कितनी थी, मैंने मान लिया 4 थी। तो यहाँ से हमारे पास जो कांस्टेंट रेशियो कितना निकल के आएगा, 2/4 इज इक्वल टू 1/2, 1/2 निकल के आएगा। अब मैंने मान लिया कि थोड़ी देर के बाद ये पॉइंट यहाँ पर है और इसकी जो S से दूरी है वो कितनी है, 4 है, और इसकी जो M से दूरी है वो कितनी है, 8 है। इसकी जो M से दूरी है वो कितनी है, 8। अब अगर मैं इसका रेशियो निकालना चाहती हूँ, फिर से क्या आएगा, 1/2। तो इसका मतलब चाहे ये पॉइंट यहाँ पर हो चाहे पॉइंट यहाँ पर हो, इसकी जो PS और PM से दूरी का जब भी रेशियो निकालूंगी हमेशा एक कांस्टेंट आएगा, सेम कांस्टेंट आएगा। तो उसको मैं क्या बोलती हूँ, इस सेम कांस्टेंट को क्या बोलती हूँ, मैं इसेंट्रिसिटी बोलती हूँ। जब भी ये पॉइंट यहाँ पर ऐसे ऐसे एक बार यहाँ पर आ जाएगा, एक बार यहाँ पर आ जाएगा, एक बार यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा, तो इस तरीके से इसका एक लोकस बन जाएगा। उसको मैं क्या बोलती हूँ, कॉनिक सेक्शन बोलती हूँ। उसी को मैं क्या बोलती हूँ, कॉनिक सेक्शन बोलती हूँ। और जो ये फिक्स्ड पॉइंट होता है इसको मैं क्या बोलती हूँ, फोकस बोलती हूँ। और इसको क्या बोलती हूँ, मैं डायरेक्ट्रिक्स बोलती हूँ, जो फिक्स्ड लाइन होती है हमारे पास। और एक ऐसी लाइन जो फोकस से पास करती हो और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो, उसको मैं क्या बोलती हूँ, एक्सिस ऑफ कॉनिक सेक्शन। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि वो एग्जाम में यही नाम लिख के देता है और आपको उलझाएगा वो ऐसे नाम दे करके। और इसको क्या बोलती हूँ, जो ये स्ट्रेट लाइन है, फिक्स्ड लाइन है, ये कभी चेंज नहीं होगी, इसको क्या बोलूँगी मैं, डायरेक्ट्रिक्स। और जो फिक्स्ड पॉइंट होगा उसको क्या बोलूँगी मैं, फोकस बोलूँगी। यही होता है हमारे पास कॉनिक सेक्शन। अब एक और पॉइंट आता है कि जहाँ पर ये एक्सिस ऑफ कॉनिक सेक्शन कॉनिक को इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को क्या बोलती हूँ मैं, वर्टेक्स बोलती हूँ। उस पॉइंट को क्या बोलती हूँ मैं, वर्टेक्स ऑफ द कॉनिक सेक्शन बोलती हूँ। अब हमने देखा था कि इस P पॉइंट का फोकस से दूरी और इस P पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से दूरी का जब भी मैं रेशियो लेती हूँ तो वो किसी कांस्टेंट के बराबर आता है। इस कांस्टेंट रेशियो को मैं क्या बोलती हूँ, इसेंट्रिसिटी बोलती हूँ। और इसी इसेंट्रिसिटी पे डिपेंड करते हुए हम क्या करेंगे, इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉनिक सेक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन। क्लासिफिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि मैं एक फिक्स्ड पॉइंट लेती हूँ जिसको मैं फोकस बोलती हूँ, एक फिक्स्ड लाइन लेती हूँ जिसको डायरेक्ट्रिक्स बोलती हूँ। यहाँ पर एक P पॉइंट था, वो इस तरीके से मूव करता है कि जो इसकी दूरी हमेशा S से और इस फिक्स्ड लाइन से हमेशा कैसी रहती है, कांस्टेंट रेशियो में रहती है। PS/PM हमेशा कैसी रहती है, कांस्टेंट रेशियो में रहती है। इसी कांस्टेंट रेशियो को मैं क्या बोलती हूँ, इसेंट्रिसिटी बोलती हूँ। और
अब क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा कोनिक सेक्शन का? एक तो इसका क्लासिफिकेशन डिपेंड करेगा इस इसेंट्रिसिटी पे, और एक और चीज़ पे डिपेंड करता है जिसको मैं क्या बोलती हूँ कि फोकस हमारा डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता है या नहीं करता है। इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द कोनिक सेक्शन। तो हमारे पास इस जो क्लासिफिकेशन के 5 केस बनेंगे, 3 केसेस में क्या होगा, जो फोकस है हमारे पास वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई नहीं करता होगा। 3 केसेस में क्या होगा, फोकस डज नॉट लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स। और इन 2 केसेस में से एक केस ऐसा होगा जब फोकस हमारे पास कहाँ पर लाई करेगा, इन्फिनिटी पे लाई करेगा। और दूसरे केस में क्या करेगा, फोकस हमारा डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर जाएगा। पहले के तीनों केसेस में क्या होगा कि फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई नहीं करता होगा, लेकिन ये केस एक दूसरे से अलग कैसे होंगे, ये केसेस अलग होंगे इनकी सेंट्रिसिटी की वजह से। अब मैं क्या करती हूँ, सेंट्रिसिटी को एक नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेती हूँ। तो क्या करती हूँ, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1, ये 0 और 1 क्या है, इसेंट्रिसिटी की वैल्यूज हैं। अब मैं क्या करती हूँ कि जब भी इसेंट्रिसिटी मेरी ग्रेटर देन 1 होगी, जब भी इसेंट्रिसिटी मेरी ग्रेटर देन 1 होगी तो हमेशा कैसी शेप बनेगी, हाइपरबोला की शेप बनेगी। और जो हाइपरबोला होता है हमारा ऐसा कुछ दिखाई देता है। और जब इसेंट्रिसिटी 1 हो जाती है हमारे पास, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक पैराबोला बनेगा। और पैराबोला हमारे पास कैसा दिखता है, ऐसा दिखाई देता है। अब बस आप अभी के लिए इतना जान लीजिए कि हाइपरबोला ऐसा दिखता है और पैराबोला ऐसा दिखता है। और जब इसेंट्रिसिटी 0 और 1 के बीच में लाई कर जाएगी तो हमारे पास क्या बनेगा, एक इलिप्स बनेगा। और इलिप्स की भी हमारे पास क्या होती है, 2 ही डायरेक्ट्रिक्स होती हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कि जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई नहीं करता तो 3 केसेस कैसे होते हैं। पहले केस में क्या करता है, इसेंट्रिसिटी हमारे पास 1 से बड़ी होती है। 1 से बड़ी होगी तो हमारे पास क्या होगा, हाइपरबोला बनेगा। तो साथ साथ में फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे भी लाई नहीं करता और इसेंट्रिसिटी भी 1 से बड़ी है। और सेकंड केस में जब इसेंट्रिसिटी 1 हो जाती है तो हमारे पास क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। और जब इसेंट्रिसिटी 0 और 1 के बीच में लाई करती है तो हमारे पास क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा। अब बच जाते हैं 2 केसेस। एक में तो क्या करेगा, जो फोकस है हमारा वो कहाँ पर लाई करेगा, एट इन्फिनिटी। जब हमारा फोकस इन्फिनिटी पे लाई करेगा तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा, इसको मैं क्या बोलती हूँ, सर्कल बनेगा। और जब हमारा फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई कर जाता है, मान लिया मैंने यहाँ पर लाई कर गया, और इसको मैं क्या नाम देती हूँ, एम। मैं क्या करती थी, एक पॉइंट लेती थी P, और इसकी इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस जब एक कांस्टेंट रेशियो में रहती है तो मैं तब क्या बनता है, एक कोनिक सेक्शन बनता है। अब जब वो फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे ही लाई कर जाता है तो इस केस में हमारे पास क्या होता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनते हैं। अब जो ये छोटा सा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को क्या नाम दिया गया है, ट्रायंगल PSM। तो क्या करते हैं, हम साइन एंगल निकालते हैं, किसका, साइन ऑफ एंगल S। साइन ऑफ एंगल S किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है, PM डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होगा इसका, हमारे पास PS होगा। और हम जानते हैं कि जो फोकस से दूरी है और जो डायरेक्ट्रिक्स से दूरी है उसका रेशियो क्या होता है, इसेंट्रिसिटी होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, रेशियो उल्टा हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, 1/E होगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो बन गया, लेकिन वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होंगी कैसी, अब इस 1/E पे डिपेंड करेगा। अगर इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी हो जाती है, इसेंट्रिसिटी अगर 1 से बड़ी हो जाती है तो 1/E क्या होगा, लेस देन 1। तो ये सारी की सारी टर्म किससे छोटी हो जाएगी, एंगल S लेस देन 1। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, 2 स्ट्रेट लाइंस बनेंगी। अगर मान लिया इसेंट्रिसिटी 1 से छोटी हो जाती है तो क्या होगा, 1/E ग्रेटर देन 1 होगा। इसका मतलब जो साइन ऑफ एंगल S है, यहाँ से साइन ऑफ एंगल S क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा। जानते हैं कि किसी के साइन एंगल की जो वैल्यू हमेशा किसके बीच में लाई करती है, -1 एंड 1 के बीच में लाई करती है। वो क्या कहता है कि 1 से बड़ी हो जाएगी, नहीं जी, गलत है ये बात। तो इसका मतलब क्या होगा, इस केस में हमारे पास 2 इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन बनेंगी। एक केस ऐसा भी हो सकता है कि इसेंट्रिसिटी 1 हो जाए। अगर इसेंट्रिसिटी 1 हो जाती है हमारे पास तो क्या होगा, जो साइन ऑफ एंगल S
किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब कैसा हो जाएगा, एंगल एस कैसा हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। जब हमारे पास ये एंगल क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, तो ये दोनों लाइनें क्या करेंगी, इस लाइन के साथ कोइंसाइड कर जाएंगी और इसी लाइन पे लाई करेंगी। और एक और केस बनेगा जब हमारा जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो इन्फिनिटी के ऊपर लाई कर जाए और फोकस भी उसी के ऊपर मिल जाए, तो हमारे पास इस केस में क्या होता है, पैरेलल लाइंस बनती हैं। इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, जो इक्वेशन होती है कोनिक सेक्शन की, वो हमारे पास क्या होती है, ax² प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इज इक्वल टू 0। आप इस इक्वेशन को 2-3 बार कॉपी में लिखेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगी। तो यही होते हैं हमारे पास इक्वेशन ऑफ द कोनिक सेक्शन। हर बार तो हम ऐसा नहीं करके देखेंगे कि इसेंट्रिसिटी निकाल लेंगे, फिर उसको ग्रेटर देन 1 रखेंगे, फिर हम पता करेंगे कि पैराबोला बनेगा, हाइपरबोला बनेगा। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन से भी पता कर सकते हैं कि हमारे पास पैराबोला बनेगा, हाइपरबोला बनेगा या क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डिटर्मिनेंट लिखते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, ABC और यहाँ पर F, यहाँ पर G और यहाँ पर H। इसको मैं क्या नाम दे दूंगी, डेल्टा नाम दे दूंगी। जब भी ये डेल्टा नॉन जीरो होगा, जब भी ये डेल्टा नॉन जीरो होगा तो हमारे पास ये केसेज बनेंगे कोनिक सेक्शन के। पहला, जब भी ये डेल्टा नॉन जीरो होगा और जो h² माइनस AB अगर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो हमारे पास इस केस में क्या बनेगा, हाइपरबोला। जब भी ये h² माइनस AB 0 के बराबर हो जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा, पैराबोला। और जब ये h² माइनस AB लेस देन 0 हो जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा, इलिप्स। और फोर्थ केस क्या होता है हमारे पास, जब भी a इज इक्वल टू b हो जाता है और इसमें से h 0 हो जाता है तो हमारे पास क्या बनता है, सर्कल। केस और होता है जब h² माइनस AB 0 से बड़ा हो जाता है और इसके साथ साथ एक और कंडीशन पूरी कर देता है, a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो इस केस में क्या बनता है हमारे पास, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये 5 केसेज बनते हैं जब हमारा ये डेल्टा नॉन जीरो हो जाता है। इसी प्रकार और जब ये डेल्टा 0 के इक्वल हो जाता है तो भी केसेज बनते हैं। तो उसमें कैसे केसेज बनते हैं, हमारे पास स्ट्रेट लाइन के केसेज बनते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के। जब भी वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देता है हमें तो 3 केसेज बनते हैं, या तो वो पैरेलल हो जाएं या कोइंसिडेंट हो जाएं या इंसिडेंट कर जाएं। अब हम इसमें कोइंसिडेंट वाला केस तो कंसीडर नहीं करेंगे, हम 2 केसेज कंसीडर करेंगे, एक तो ये इंसिडेंट वाला और एक पैरेलल वाला। सबसे पहला हम केस क्या करेंगे, जब भी h² माइनस AB 0 के बराबर हो जाता है और ये डेल्टा भी 0 के बराबर हो जाता है तो हमारे पास कैसी लाइनें बनती हैं, पैरेलल लाइंस। दूसरा हमारे पास केस क्या होता है कि जब a प्लस b इज इक्वल टू 0 हो जाता है और ये डेल्टा भी 0 हो जाता है तो हमारे पास कैसी लाइन बनती है, परपेंडिकुलर लाइंस। तीसरा केस हमारे पास क्या होता है कि h² माइनस AB जब नॉन जीरो हो जाता है तो कैसी लाइनें बनती हैं, हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन बनती हैं। इसकी एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ मैं आपको, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें याद रखना मुश्किल होगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देता चाहे तो वो इंसिडेंट लाइन होंगी, चाहे वो पैरेलल लाइन होंगी, चाहे वो कैसी लाइन होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, कोइंसिडेंट की बात नहीं करेंगे, बस या तो इंटरसेक्टिंग की बात करेंगे या फिर कैसी, पैरेलल लाइंस की बात करेंगे। अब इंटरसेक्ट भी 2 तरीके से कर सकती हैं, चाहे तो वह ऐसे हों किसी भी एंगल पे या फिर क्या हों, परपेंडिकुलर हो जाएं। दोनों ही केसेज की हम बात करेंगे। तो जब भी वो पैरेलल होती हैं, अब पैरेलल होने का क्या मतलब है कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होने वाला, मतलब तो ऐसे याद रखेंगे आप, h² माइनस AB इज इक्वल टू 0, 0 के बराबर है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लाइनें कैसी दिखाई देती हैं, ऐसी। तो इसका मतलब आप पहले यही निशान लगा लेंगे परपेंडिकुलर का और क्या करेंगे, यहाँ पर a लिख लेंगे, यहाँ पर b, वो किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए तो कैसी लाइन दिखेंगी, परपेंडिकुलर। अब इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी दिखती हैं, ऐसी ऐसी दिखती हैं।
तो जब भी ये निशान आ जाए बीच में, वो कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। h स्क्वायर माइनस ए बी नॉन जीरो होगा तो हमारे पास कैसी लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। अब हम किसकी बात करेंगे, सेंटर ऑफ कोनिक सेक्शन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोनिक सेक्शन की इक्वेशन लिखेंगे जो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसका सेंटर निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बार तो इस इक्वेशन को x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर देंगे पार्शियल, और एक बार इस इक्वेशन का y के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर देंगे कैसा, पार्शियल। पार्शियल डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है, जब भी मैं x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करूंगी तो y को कांस्टेंट रखूंगी, और y के विद रिस्पेक्ट टू करूंगी तो x को कांस्टेंट रखूंगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कर्ल f अपॉन कर्ल x करते हैं। क्या होगा, मैं इसमें क्या करूंगी, y को कांस्टेंट रखूंगी। अगर y को कांस्टेंट रखूंगी तो हमारे पास क्या आएगा, 2ax, y हमारा कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, प्लस 2hy प्लस 2g इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन निकल के आएगी। और जब मैं क्या करती हूँ, कर्ल एफ अपॉन कर्ल वाई करती हूँ तो इसका मतलब x कांस्टेंट हो जाएगा। तो कैसी इक्वेशन बनेगी, 2by प्लस 2hx प्लस 2f इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन का अब इस इक्वेशन में 2 सब में कॉमन है तो इसको कैसे लिखूंगी, ax प्लस hy प्लस g इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन में भी 2 कॉमन है तो इसको कैसे लिखूंगी, by प्लस hx प्लस f इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को कैसे लिख सकती हूँ, ax प्लस hy इज इक्वल टू माइनस g। इस इक्वेशन को कैसे लिख सकती हूँ, hx प्लस by इज इक्वल टू माइनस f। अब क्या करेंगे, हमारे पास एलिमिनेशन रूल लगाएंगे। एलिमिनेशन के लिए क्या करते हैं, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, h से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a से। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ahx प्लस h स्क्वायर y इज इक्वल टू माइनस hg, और ahx प्लस aby इज इक्वल टू माइनस af। तो यहाँ से क्या करेंगे, माइनस निशान लगाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लगाएंगे और यहाँ पर प्लस। तो हमें यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगी, h स्क्वायर माइनस ए बी मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू माइनस hg प्लस af। यहाँ से क्या मिलेगा हमें, y इज इक्वल टू माइनस hg प्लस af डिवाइडेड बाय h स्क्वायर माइनस ए बी। सेंटर का जो y कोऑर्डिनेट आएगा हमारे पास क्या होगा, ये होगा। अब x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू और आ जाएगी, और जो x कोमा y होगा वही हमारे पास क्या होंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे। तो यहाँ से ऐसा करने के बाद हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट निकल के आएगा वो क्या होगा, bg माइनस hf डिवाइडेड बाई h स्क्वायर माइनस ए बी। आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, x और y के हमेशा यही कोऑर्डिनेट आएंगे। अब जब भी वो आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देता है कि सेंटर ऑफ कोनिक सेक्शन निकालना, आप तुरंत से एक काम करेंगे, जो भी उसने इक्वेशन दे के रखी है उसका x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करेंगे, उसका y के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करेंगे, और यहाँ से जो x और y की वैल्यू आएंगी तो उन्हीं को मैं क्या बोल दूंगी, सेंटर ऑफ द कोनिक सेक्शन। और ऑप्शन वाले में तो और भी आसान है, बस आपको क्या करना है, x के विद रिस्पेक्ट टू इसका डेरिवेटिव करना है, y के विद रिस्पेक्ट टू इसका डेरिवेटिव करना है, और x और y की वो वैल्यू जो ऑप्शन में दी गई है उठा के यहाँ पर पुट करनी है, और जो भी इन दोनों को सेटिस्फाई कर जाएगी वही हमारा क्या बन जाएगा, सेंटर बन जाएगा। आपको ये सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यही थी हमारे पास कोनिक सेक्शन के बारे में वीडियो। तो इसे नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रेसिंग ऑफ कोनिक सेक्शन के बारे में थोड़ा सा और समझेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।